हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका। ऐसा लग सकता है कि किसी एक तबके के हितों की पैरवी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के हित में नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके का नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो और इसके आधार पर वे अपने संकुचित एजेंडे पर सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो सकते हैं। दबाव समूह को तो कोई भी जवाबदारी नहीं होती है। दबाव समूह में केवल दबाव का ही आधार होता है। उनके पास किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से वे बचते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों को जब चुनाव होते हैं उस समय जनता का सामना करना पड़ता है और उन्हें जवाब भी देना पड़ता है, जबकि दबाव समूहों में इस प्रकार से का कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह में कम लोगों का समर्थन हो किसी दबाव समूह को, लेकिन उनके पास धन अधिक हो। इस कारण वे अपने छोटे संकुचित एजेंडे पर ही सार्वजनिक रूप से बहस का रुख मोड़ने में सफल हो सकते हैं। इन आशंकाओं के बावजूद यह माना जाता है कि दबाव समूह और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकारी गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। इन आशंकाओं के बावजूद भी दबाव समूह का लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण आधार होता है और ये दबाव समूह जो है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करती हैं और शासन के ऊपर दबाव डालती हैं और लोकतंत्र के में कोई अहितकर गतिविधि नहीं हो इसलिए वे दबाव डालते हैं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। अक्सर क्या होता है, जो थोड़े से धनी हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, शासन जो है उनके दबाव में आ जाती हैं और अनुचित दबाव, और ऐसे जो दबाव समूह हैं वो शासन पर अनुचित दबाव डालने का प्रयास करते हैं। जनसाधारण के दबाव समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकार से सरकार को अवगत कराते हैं। कभी कभी ये दबाव समूह जो है अनुचित दबाव का प्रतिकार को उपयोगी भूमिका भी निभाते हैं। कैसे कि कई बार आम नागरिकों की जरूरतों तथा सरकार को अवगत कराते हैं कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, जनता की, आम नागरिकों की क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उनसे सरकार को अवगत कराते हैं। वर्ग विशेष हित समूह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं रख सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने पर दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार के दबाव डालेगा और नीतियों को उस तरह की न बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके के लोग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बिठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। कभी कभी क्या होता है, सरकार के में दबाव समूह जो है सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं किसी नीति विशेष बनाने के लिए। कभी कभी इस प्रकार का भी होता है कि दो दबाव समूह आपस में टकराते हों। जैसे एक दबाव समूह सरकार के ऊपर कोई जनता के हित के लिए कोई नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, तो दूसरा समूह उसका विरोध भी कर सकता है और उस नीतियों को बदलने का प्रयास भी किया जा सकता है। सरकार के लिए भी यह आवश्यक है दबाव समूह। क्योंकि उन्हें भी पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके के लोग क्या चाहते हैं और इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच भी सामंजस्य बिठाना आसान हो जाता है और शक्ति संतुलन भी बना रहता है। लोकतंत्र और संगठन। प्राय सभी लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार अंकित होता है।
भारतीय संविधान में भी इसे मौलिक अधिकार माना गया है। नागरिक अपने विविध जरूरतों को पूरा करने और अपने सामूहिक हितों के लिए तरह तरह के संगठन बनाते हैं, जैसे क्लब, स्व सहायता समूह, सरकारी सहकारी समूह, भाषा, जाति तथा धर्म के आधार पर समूह, व्यवसाय आधारित समूह जैसे श्रमिक संगठन, अधिवक्ता या वकील संगठन आदि। इस तरह के समूह किसी देश में कितनी मात्रा में बनते हैं और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं, यहाँ वहाँ के लोकतंत्र के स्वास्थ्य का परिचायक होता है। इसके माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं। शासन की भूमिका यहाँ इतना ही है कि वह यह सुनिश्चित करे कि संगठन कानून के दायरे में काम कर रहे हैं या नहीं, सार्वजनिक हित को हानि न पहुंचाएं। इस कारण इन संगठनों का पंजीकरण का प्रावधान है, लेकिन ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक नहीं है जब तक कि उन्हें अनौपचारिक रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हर गली मोहल्ले में युवा लोग खेल या उत्सव समितियां बनाते हैं जो पंजीकृत नहीं होते, लेकिन अगर यह समिति संपत्ति खरीदना चाहती है या अन्य किसी प्रकार का कानूनी दायरे में आना चाहती है तो वह उसका पंजीकरण आवश्यक होता है। यहाँ हम कुछ संगठन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों से समझेंगे। लोकतंत्र में संगठन बनाना उनका मौलिक अधिकार है और भारत में भी यह मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति नागरिकों को अपने हितों के लिए संगठन बनाने का अधिकार है। नागरिक अपने विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सामूहिक हितों के लिए तरह तरह के संगठन बनाते हैं, जैसे क्लब है, स्व सहायता समूह है, सहकारी समूह है, जाति समूह है, भाषा समूह है, धर्म के आधार पर समूह, व्यावसायिक समूह। ये सभी समूह व्यावसायिक समूह, श्रमिक संगठन, अधिवक्ता, वकील संगठन आदि। इस तरह के समूह किसी देश में कितनी मात्रा में बनते हैं और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं, यह वहाँ के लोकतंत्र का स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। उसका स्वास्थ्य का भी परिचय है कि लोकतंत्र इन संगठनों को कितनी स्वतंत्रता से कार्य करने देता है। इनके माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं। शासन की भूमिका यहाँ इतनी है कि यह इन संगठनों में यह सुनिश्चित करे कि ये कानून के दायरे में रह करके ही काम करें। सरकार का इस समय काम इतना ही रहता है कि ये संगठन जो है कि वह देखे कि यह संगठन कानूनी दायरे में रह करके ही कार्य करे और सार्वजनिक हित को हानि न पहुंचाए। इस कारण इन संगठनों का पंजीकरण का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक नहीं है कि इन सभी संगठनों का पंजीकरण हो, क्योंकि ये समितियां औपचारिक समितियां भी हो सकती हैं। क्योंकि जैसे औपचारिक समितियां कैसे होती हैं, जैसे गली मोहल्ले में खेल समिति है, उत्सव समिति है। हम राजनांदगांव के अंदर गणेश उत्सव समितियां में अलग अलग प्रकार की गणेश उत्सव समितियां देखते हैं। दुर्गा उत्सव के समय दुर्गा उत्सव समितियां देखते हैं। खेलों के समय में हम विभिन्न प्रकार के खेलों की समितियां देखते हैं। ये औपचारिक संगठन है। इन संगठनों का कार्य समाप्त होने के बाद ये समितियां भंग हो जाती हैं। जैसे गणेश उत्सव समाप्त होता है तो गणेश उत्सव समिति जो बनती है वह भंग हो जाती है। इसी कारण इनका जो है पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। लेकिन कभी ये समितियां यदि अपनी संस्था के लिए कोई जमीन खरीदना चाहती हैं या कोई कानूनी कार्यवाही में आना चाहती है तो इनका पंजीकरण आवश्यक हो जाता है। यदि ये समितियां कोई संपत्ति खरीदना चाहती हैं या अन्य किसी कारण से कानून के दायरे में आना चाहती है तो इनका पंजीकरण आवश्यक हो जाता है। यहाँ हम कुछ ऐसे ही संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, पहला है ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ। मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन बनाते हैं और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इसका निर्माण आजादी की लड़ाई के समय से किया गया था। कामगारों को वेतन, काम के घंटे, काम के हालातों को लेकर संघर्ष करने और मालिकों से
सामूहिक रूप से सौदा करने के लिए ये संघ बने थे। कई संगठन मजदूरों के स्व सहायता एवं एक दूसरे की सहायता के लिए भी बने हैं। इन बिखरे हुए संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर साथ लाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस तरह के केंद्रीय संगठन बनाए थे। मजदूर संगठन जो है बहुत पुराना संगठन है। आज़ादी के पहले भी इस प्रकार के संगठन बनाए गए थे। ये संगठन जो है मजदूरों के कामगार के घंटे, वेतन और हालात, इन सब के लिए बनाए गए थे और मजदूर और मालिकों के बीच संघर्षों के लिए भी ये संगठन बनाए गए थे। इसमें कई संगठन हैं जो मजदूरों को स्व सहायता व एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए गए थे। इन बिखरे हुए संगठनों को एक झंडे के नीचे लाने के उद्देश्य से 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस तरह के केंद्रीय संगठन बनाए थे। तो देखते हैं भारत में कौन कौन से प्रमुख मजदूर संगठन है। पहला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस और भारतीय मजदूर संघ। ये न केवल मजदूरों के हितों में मालिकों से संघर्ष और समझौते करते हैं, बल्कि दबाव समूह के रूप में भी सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये संगठन जो बनते हैं वह लोकतंत्र की सफलता की नींव है और इसके लिए लोकतंत्र के लिए और जनता की भलाई के लिए इन संगठनों का होना आवश्यक है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, बाय।